हेलो बच्चों, आप सबका एचआर कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 1 एनसीईआरटी बुक्स का है। एनसीईआरटी बुक का है अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं। तो सबसे पहले अपन संख्याओं को पहचानेंगे कि कौन सी क्या संख्या होती है। तो सबसे पहले संख्याओं का अध्ययन करने के लिए सबसे पहले क्या होती है संख्या। संख्या तो सबसे पहले क्या होंगे पूर्णांक। पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? पूर्णांक होते हैं दो प्रकार के, एक होता है धनात्मक और एक होता है ऋणात्मक। ठीक है, और इन दोनों का बीच का पॉइंट मध्य बिंदु होता है जीरो। जैसे संख्या रेखा पर बनाते हैं अपन जीरो, ये लेफ्ट राइट हैंड साइड सीधे हाथ तरफ धनात्मक पूर्णांक आते हैं, और यहां आते हैं उल्टे हाथ बनी ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक अब इनके बीच बीच क्या होता है, जैसे यहां सपोज करो कि जीरो है, इनके यहाँ 1 2 3, इनके बीच में कुछ संख्या होती है जैसे 1/2, इसके बीच में 3/2, तो ये सब क्या कहलाती है? इनको बोलते हैं परिमेय संख्या। अब सबसे पहले बात करते हैं अपन, सबसे पूर्णांक तो हो गए। जो पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक पूर्णांक में धनात्मक पूर्णांक क्या है? धनात्मक पूर्णांक में कह सकता हूं कि जो जीरो से लेके जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ये प्लस इन्फिनाइट अनंत तक, इनको सभी को धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। अब यहाँ पे ये ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक में क्या कौन कौन से हो जाएंगे? -1 -2 -3 -4 -5 -6 डैश 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 माइनस इन्फिनाइट अनंत तक, इनको ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं। जैसे धनात्मक पूर्णांक। अब परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या होती है अपनी जो p/q के रूप में होती है। p/q के रूप में होती है, और इन्हीं को बोल सकते हैं क्या? भिन्न भी बोल सकता हूं मैं, भिन्न भी हो सकती है। मतलब p/q के रूप में होती है, जहां p q का मान क्या नहीं होना चाहिए? नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब कभी भी q का मान जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अपन करते हैं 1 के डिवाइडेड में अगर जीरो आएगा तो इसको वैल्यू होती है अनंत, और इसको परिभाषित नहीं कर सकते। लेकिन p की वैल्यू क्या हो सकती है? जीरो हो सकती है। परिमेय संख्या तो ये हो गई, p की वैल्यू जीरो हो सकती है। धनात्मक भी समझ चुके हैं, ऋणात्मक पूर्णांक, परिमेय संख्या भी कर चुके। सबसे बाद आता है प्राकृत संख्या। अब क्या आती है? प्राकृत संख्या। और प्राकृत संख्या कौन सी होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 9 तक ही लिखते हैं, 9 के बाद जैसे सभी ये क्या कहलाएंगे? प्राकृत संख्या है। 1 से लेके 9 तक क्या कहेंगे? प्राकृत संख्या। अभी पूर्णांक। अब पूर्णांक में क्या हो जाएंगे? सभी आ जाएंगे। पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या के लिए मैं क्या कह सकता हूँ? पूर्ण संख्या कौन कौन सी होगी? पूर्ण संख्या में जीरो ऐड हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये सब क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या, मतलब सभी संख्या। अब इसमें से होता है सम संख्या। अपनी सम संख्या। सम संख्या कौन सी होती है? वह संख्या जो पूर्णतः 2 से विभाजित हो, उसे सम संख्या कहते हैं। जो पूर्णतः 2 से विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। इसके बाद आती है अपनी विषम संख्या। विषम संख्या जो है दो से पूर्णतः विभाजित ना हो, मतलब ये डेसिमल में होगी, तो उसको क्या कहलाएगी? विषम संख्या कहलाएगी। अब इसी के सभी का जो भी समूह होता है, सभी का इन सभी जीरो, इन सभी को मिला के जो संख्या बनती है, उसी को क्या कहता हूं मैं? वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या, अब अपने दो चीजों को प्राइम अभाज्य, पहले अभाज्य संख्या, दो और हो गई अभाज्य संख्या।
वह संख्या जिसके दो फैक्टर हो, दो फैक्टर, ओनली दो गुणनखंड होंगे, जिसके एक तो स्वयं वन होगा और एक क्या होगा, इट सेल्फ, मतलब स्वयं होगी वह संख्या। जैसे दो है, दो का एक फैक्टर तो स्वयं वन होगा और एक टू होगा, वो तो क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या। और अब भाज्य कौन सी होगी, भाज्य जो होगी जो जिसके कम से कम तीन फैक्टर हो, तीन गुणनखंड हो, तीन गुणनखंड हो, उन्हें क्या बोलेंगे अपन, भाज्य संख्या। अब वो क्वेश्चंस में पूछेगा से अभाज्य, से अभाज्य, ऐसी संख्या का, ऐसी संख्या का समूह, ऐसी दो संख्याओं का समूह, दो हो सकती है, तीन हो सकती है, क्वेश्चन में पूछा, ऐसी दो संख्याओं का समूह जैसे जो अभाज्य हो, जैसे अभाज्य हो, सीक्वेंस में जैसे 11 और 13, ये सिर्फ 11 से डिविजिबल है, 1 और 11 से, और 1 और 13 से। तो ये सभी अपनी क्या हो जाएंगी, रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं को क्या बोलूंगा मैं, रियल नंबर। इन सभी का वन, रूट -1 -3 ये सब -1 में होगी, सभी क्या होगी -3/2, ये सभी के कहलाएंगे वास्तविक। अब हम देखने वाले हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम थ्योरम, जो यूक्लिड विभाजन ने दी थी, जो उन्हीं के वैज्ञानिक ने दी थी, उन्हीं के नाम पे है। तो क्या होती है यूक्लिड, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ये एल्गोरिथम ने दी थी। तो इसका सामान्य रूप आपको याद रखना, जैसे ए बराबर क्या है, बी क्यू प्लस आर, जहां जहां ए की वैल्यू ए बी क्यू आर, यहां सभी क्या रहेंगे, पूर्णांक, पूर्णांक होंगे, पूर्णांक तो रहेंगे, लेकिन साथ में यह हो सकता है कि बी और क्यू, बी और क्यू का मान, क्यू का मान शून्य हो सकता है, शून्य हो सकता है। अपने को याद रखना, जैसे बी और क्यू की वैल्यू शून्य हो सकती है, जब ए और बी की वैल्यू क्या होगी, दोनों बराबर होगी, तब 1 बार जाएगा इसका। तो बी और क्यू का मान शून्य हो सकता है। तो सबसे पहले समझेंगे, तो ए बराबर क्या है, ए बराबर अपने ने 9th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा, ए बराबर क्या होता है, भाज्य, और बी बराबर यहां क्या है, भाजक। ए बराबर है भाज्य, बी बराबर है भाजक, और क्यू बराबर क्या है, भागफल, और आर बराबर क्या है, शेषफल। तो भाज्य बराबर क्या होता है, 9th क्लास में पढ़ चुके अपन, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये अपन ने 9th क्लास के ये पढ़ चुके हैं 9th क्लास में, लेकिन मैथमेटिकल प्रॉब्लम में इसको मैथमेटिकल रूप में लिखा है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और यहां सभी क्या होंगे। अब एक एग्जांपल के लिए तो सोचेंगे, जैसे कर वैल्यू दे दी अपने को ए, और ए की वैल्यू मन से ले लेते हैं, जैसे ए की वैल्यू दे दी 13, और बी की वैल्यू मन से ले ली मैंने, कितनी, बी की वैल्यू 2, दो वैल्यू देंगे तो अपन क्यू और आर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे क्यू की वैल्यू और आर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि सपोज तो ए बराबर कितना है, 13। अब 13 को डिवाइडेड किससे करना है, भाग किससे करना है, 2 से। अब 2 का कितने बार सेपरेट जाएगा भाग, तो 2 से करेंगे, 2 छंकी 12, कितने, 6 बार, और यहां रिमाइंडर कितना बचा, 1। तो यहां इसको अपन क्या बोलते हैं, शेषफल। ये क्या होता है, भागफल, और ये क्या होता है, भाजक, और ये क्या होता है, भाज्य। अब ये प्रमेय संतुष्ट करती है। जैसे 13 को क्या लिख सकता हूं मैथमेटिकल प्रॉब्लम में, जैसे मैं लिखूंगा ये 13 बराबर, भाजक कितना है, भाजक अपना है ये 2, तो ये 2 लिख दिया भाजक में मैंने, ठीक है। बी की वैल्यू मतलब 2 भाजक में, और भागफल कितना है, भागफल ये होगा अपना 6, और शेषफल कितना है, जैसे शेषफल कितना बच रहा है इसमें 1। तो इनको सोल्व करेंगे मैथमेटिक्स, 13 बराबर 6 दूनी 12 प्लस 1। अब ये इक्वल नेक्स्ट सेशन में क्या हो, 13 इक्वल 13, ये इसको संतुष्ट करते हो। इसी को क्या बोलते हैं अपन, यूक्लिड, यूक्लिड विभाजन
एल्गोरिथम फिर मेरा क्या है चरण। अब चरण के रूप में मैंने अभी ये क्वेश्चन अपन ने छोटा किया था। अब ऐसे ऐसे दो क्वेश्चन और देखते हैं, उनको अभी देख क्वेश्चन है। ठीक, अब देखना इससे रिलेटिव एक क्वेश्चन लिखते हैं, जैसे 135 और 225। अब इसका मुझे क्या निकालना, क्वेश्चंस में है एक्सरसाइज का है, एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन भी साथ में कंप्लीट हो जाएगा और अपना विभाजन एल्गोरिथम थ्योरम भी कंप्लीट हो जाएगा। और सबसे पहले एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, एचसीएफ को बोलता हूं मैं महत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक, और इसको एलसीएम को बोलता हूं लघुत्तम समावर्तक। एचसीएफ में क्या होगा, जिसमें कॉमन फैक्टर जिसके समान गुणनखंड, समान गुणनखंड जिसे एचसीएफ, उसको अपन डीपली समझेंगे। सबसे पहले क्या है एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ का मतलब होता है जैसे एक सपोज कर लो 12 और एक संख्या है छोटी संख्या लेनी मैंने 6। अब दोनों में कॉमन फैक्टर देखना है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब इसके कितने कॉमन फैक्टर हो सकते हैं। तो इसको प्राइम अभाज्य गुणनखंड में तोड़ूंगा तो ये अभाज्य में 2 दूनी 4, 4 तिया 12 से इसको तोड़ेंगे अपन 2 इंटू 3। मतलब दोनों में से अगर मैं 6 से भी कितने रुपए ले सकता हूँ, 6 रुपए ले सकता हूँ। इसके पास 6 रुपए हैं, बी के पास, और ए के पास कितने हैं 12 रुपए अपन ने सपोज किया है। तो ए से 6 रुपए ले सकता हूं, तो 12 से तो 100% ले सकता हूं, क्योंकि दोनों में कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है, दोनों में कॉमन कितना दिख रहा है 6। तो मतलब इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ होगा 6। ऐसे क्वेश्चन होगा, लेकिन अपन क्वेश्चन ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में करा है। अपने को ये प्रूफ किसके करना है, विभाजन एल्गोरिथम थ्योरम के अकॉर्डिंग करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब क्वेश्चंस में देखेंगे सबसे बड़ी संख्या के चरण लिखना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, तो मैं लिखूंगा 200 चरण लिख सकता हूं। चरण फर्स्ट में आ गया 225, बड़ी किससे है 135। तो अपन क्या कर सकते हैं कि विभाजन एल्गोरिथम पर में का अप्लाई करेंगे तो क्या होगी, जो बड़ी संख्या होगी उसको क्या मानना है आपको ए, और इसको क्या मानना है बी। अब मैं विभाजन बेसिक जनरल रूप क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो सबसे पहले अपन इसको विभाजन पहले चरण में मैं क्या कर सकता हूं कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से डिवाइडेड करूंगा। तो मैं 225, अब यहां करके देख लेते हैं, जैसे 135, यहां कितना है 225। अब अपन सोल्व करेंगे विभाजन एल्गोरिथम को, तो यहां कितनी बार जाएगा, 135 दूनी तो 270 हो जाएगा, तो एक बार ही जाएगा। तो 100 क्या लिख सकता हूं मैं 135। घटाने पे कितना बच रहा है, 5 में 5 गए तो 0, यहाँ कितना बचा 12 में से 3 गए तो 90। अब 90 में से जाएगा, जैसे ही इसको करूंगा पहले चरण में, तो ये लिख सकता हूं मैं कि पहला चरण तो ये होगा 225। तो 135 तो अपना चल रहा, तो 135 में किसका गुणा किया, एक बार किया, और रिमाइंडर कितना जोड़ा 90। तो ये चरण फर्स्ट में आ रहा है, चरण फर्स्ट में। अब दोनों में से चरण फर्स्ट में से ये वाली संख्या है ये नीचे आ जाएगी, जो पहले भाजक था अपना वो अब क्या बन जाएगा भाज्य, और जो शेषफल है अपना वो क्या कहलाएगा भाजक, उससे भाग देना है। तो यहाँ पे 135 कहूंगा। अब 90 एकम फिर कितनी जाएगी 90, तो चरण दूसरा लिखूंगा चरण सेकंड, मतलब चरण सेकंड में ये लिख सकता हूं कि 135 कब फाइंड होगा, दोनों में 90 में और 135 में बड़ा संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या कौन सी है अपनी, बड़ी संख्या है 135। तो 135 90 से बड़ी है, तो चरण सेकंड में लिखेंगे अपन 135 कब आ सकता है, तो अब 90 से डिविजिबल होगी, तो 90 कम 90 बचा कितना, ये बचा अपना 45। अब यहां कितना बचा 1। अपने को प्रयास जब तक करना है चरण जब तक इसका रिमाइंड शेषफल क्या नहीं है जाए 0, और जैसे ही शेषफल 0 है तो वह उसी का जो
भाज्य रहेगा वही उसका एचसीएफ होगा। तो सबसे पहले 135 को कैसे लिख सकता हूँ? 90 इंटू 1, मतलब 90 का एक बार, 90 का एक बार टेबल पड़ा और इसमें क्या जोड़ा? 35। तो ये सेकंड चरण हो चुका है। अब सेकंड चरण में बचा अपने को 45। अब 45 तो 45, सॉरी 45 जोड़ेंगे। अब चरण तीसरा, चरण थर्ड। अब चरण थर्ड में क्या करना है? जैसे 45 तो आ गया शेषफल। अब मैंने बोला जो भाज्य है वो शेषफल क्या रहेगा? भाज्य बन जाएगा। तो मतलब 45 तो ये रहेगा, 45 भाज्य भाजक और भाज्य कहलाएगा 90। नेक्स्ट स्टेप में करेंगे तो यहाँ कर लेते हैं 45, यहाँ 90 आ जाएगा। ठीक है। अब 90 को 45 दूनी कितना होता है? 90। और यहाँ कितना बचा? 0। तो शेषफल और ये कितना बचा? कितनी बार जाएगा? 2 टाइम। तो जो ही अपना जो भी आएगा जिससे अपन क्या कर रहे हैं? भाजक कर रहे हैं, तो वो भाजक ही क्या रहेगा? एचसीएफ रहेगा। तो तीसरे चरण में कह सकता हूँ कि मैं 90 कैसे आया होगा, 90 कैसे आया होगा चरण थर्ड में? 45 का किस में मल्टीप्लाई किया होगा? 2 टाइम्स टेबल पढ़ा होगा, भागफल मतलब 2 बार गए होगा और रिमाइंडर क्या करिए होगा? 0। तब बराबर क्या होगा? 90 बराबर 45 इंटू 2 प्लस 0। जैसे ही शेषफल 0 आया अपना, तो वो यू शेषफल 0 आएगा, तो जो 45 है ये इसका एचसीएफ होगा। तो मैं ये लिख सकता हूँ 135 और 225 का एचसीएफ 45 होगा। इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा? 45 होगा। ऐसे ही 2 क्वेश्चंस और करेंगे अपन, उनको देखने वाले हैं। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन अपना 196 और 3800 220। अब इसमें ही डिवीजन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके आपको सोल्व करना है। अब सेकंड वाला चरण ले, सेकंड, अब देखो थर्ड वाला क्वेश्चन है 867 और 255। ये आपको डिवीजन एल्गोरिथम से करना है, क्वेश्चंस बन जाएगा। नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका भी डालने वाले हैं कि ये कैसे होगा यूक्लिड विभाजन से। अब उससे पहले अपन क्या कर लेते हैं? एक उदाहरण कर लेते हैं। उदाहरण से फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे, इसलिए सबसे पहले एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। ठीक है, होगा। अब देखने वाले हैं उदाहरण 2, दर्शाइए कि, अब क्वेश्चंस को ध्यान से देखना, क्वेश्चन सब समझ में आएगा। दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप में होता है और तथा धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप में होता है, जहां q पूर्णांक है। क्वेश्चंस को समझेंगे। उन्होंने कंडीशन ये की, जो भी पूर्णांक है 2q, वो किसके रूप में होगा? हमेशा समपूर्णांक है, अपने को ये प्रूव करना है। और जो धनात्मक विषम पूर्णांक है, मतलब 2q प्लस 1 के रूप में होगा, वो क्या होगा? विषम पूर्णांक होगा। और जहां q पूर्णांक है, q पूर्णांक है, हमेशा मैंने बोला a b q r सभी क्या है? पूर्णांक है। लेकिन वो क्या है कि कंफ्यूज करने के लिए क्या बोल रहा है? ये q और p पूर्णांक है। पूर्णांक जो पूर्ण हो, मतलब वह संख्या पूर्ण हो, जैसे माए 2/3 4/5, इनके भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए, वो एक्यूरेट पूर्ण होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। मतलब एक्यूरेट, जैसे पॉइंट डेसिमल की संख्या, दशमलव संख्या, वो नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चंस को लें। अब सबसे पहले यहाँ मुझे समझ में नहीं कुछ ना नहीं आया, तो माना कि एक पूर्णांक अपन मन से मान लेते, माना कि यह एक ही दिया है, ये क्यू पी प्लस, ये तो एक ही रूप बन जाएगा। तो मतलब यहाँ मैंने माना कि एक धनात्मक पूर्णांक मान लेता हूं मैं, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक लेना है अपने को, पूर्णांक क्या है? ए, तथा किस रूप में है? 2q। तो अगर मैं कह सकता हूं कि दूसरा 2q के रूप में होगा, दूसरा क्या कह सकता हूं? 2q। अब 2q को लिखा मैंने, जैसे a बराबर अगर देख सकते 2q, और a बराबर मैं क्या लिख सकता हूं? दो क्वेश्चन में दिया है 2q प्लस 1। तो मुझे देखने से यहां पता चल रहा है कि अगर मैं जनरल फॉर्म में डालता हूं, यूक्लिड विधान का जनरल फॉर्म क्या कहती है? a बराबर क्या होता है? 2b q प्लस
आर। तो यहाँ क्वेश्चंस में इतने हिंट मिल गए कि आर की रेंज क्या होना चाहिए, आर की वैल्यू क्या होना चाहिए। क्वेश्चंस में यूक्लिड मेथड कहती है आर की वैल्यू बी 0 से तो बड़ी हो सकती है और 0 के इक्वल भी हो सकती है। कौन कौन सा क्वेश्चन में 0 के इक्वल होगी या 0 से बड़ी होगी, लेकिन हमेशा किससे छोटी होगी, बी से। अब ये क्वेश्चंस में इतना अपने को समझना है कि आर की वैल्यू किसके अकॉर्डिंग होगी, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। मतलब यहां अगर मैं इस कंडीशन में इस क्वेश्चन को देखूं, ए बराबर 2q, मतलब ए बराबर 2q प्लस आर। अगर मैं आर को अगर सपोज करूं, यहां आर क्या होगा, सपोज करना है आर बराबर कितना 0, मतलब आर की डिपेंडेंट वैल्यू क्या हो सकती है, मतलब बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है 2। तो आर का मान क्या नहीं हो सकता, आर का मान सिर्फ क्या क्या हो सकता है, सिर्फ 0 और क्या हो सकता है, वन ही पॉसिबल, संभव है। मतलब आर का जो भी मान आएगा वो क्या आएगा, 0 और 1 होगा। क्यों, तो कंडीशन मुझे पता है कि आर का मान कभी 0 हो सकता है, आर का मान 0 हो सकता है, तो यहाँ 0 है, लेकिन आर का मान बी से छोटा होना चाहिए, और यहाँ बी की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो इसको मैं लिख सकता हूं कि ए बराबर, अतः हम कह सकते हैं जैसे यूक्लिड डिवीजन ए बराबर क्या होती है, बी क्यू प्लस आर। वहां जहां आर बराबर क्या लिखा, सिर्फ आर की वैल्यू चेंज करना है, आर की वैल्यू चेंज करना। आर बराबर क्या रखा मैंने 0, तो ए बराबर क्या होगा, और बी बराबर तो दिया है उन्होंने 2q प्लस 0, मतलब ए बराबर 2q, और 2q एक संख्या आई है ये, और 2q किससे डिविजिबल है, 2 से विभाजित है, और 2 से विभाजित है तो ये क्या होगी, सम। तो ये कह सकते हैं क्वेश्चंस में। और जैसे सेकंड है, ए बराबर क्या रखा मैंने, आर बराबर कितना रखा 1। यूक्लिड से 2 तो दे रखा है अपने को, क्यू भी दे रखा है, आर की वैल्यू कितनी 1। अब यहां से अगर मैं चेक करता हूं कि तो 2q प्लस 1 ये डिविजिबल नहीं है, 2q प्लस 1 जो भी डिविजिबल नहीं है 2 से, क्योंकि 2 से तो ये डिविजिबल क्वेश्चन विषम, जैसे 2q प्लस डिवाइडेड में 2q, मतलब ये तो डिविजिबल है, लेकिन प्लस 1 डिविजिबल नहीं है 2 से। ये डेसिमल में जाएगा, दशमलव रूप में जाएगा। अब दशमलव रूप में जाएगा ये, तो ये क्या कहेगा कि ये संतुष्ट नहीं करेगा। तो हम कह सकते हैं, था कंक्लूजन क्या निकल सकता है, कंक्लूजन ये निकलेगा कि हम कह सकते हैं ए बराबर 2q, यह सम पूर्णांक होगा, लेकिन ए बराबर क्या माना हमने, ए बराबर 2q प्लस 1 यह एक विषम पूर्णांक होगा। ठीक, अब ऐसे ही अपन क्वेश्चंस को अपने एक्सरसाइज का क्वेश्चंस करेंगे अपन। जैसे कि ये इतना यहाँ तक कंप्लीट है, और जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है वो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड इसी से एक्सरसाइज का देखने वाला हूँ। अब सेकंड देखने वाले हैं क्वेश्चंस, एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड क्वेश्चन। अब इससे 2 क्वेश्चंस ही करेंगे अपन, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करने वाले हैं। तो 2 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वैसे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1.2। अब जैसे दर्शाइए कि बाकी क्वेश्चन कर लेते हैं, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप में होता है। मतलब अपने को प्रूव ये करना है कि तीनों पर ध्यान देना है अपने को, 6q प्लस 1, 6q प्लस 2 3 और 6q प्लस 5। अब सबसे पहले अपन ने जैसे उस क्वेश्चन में किया था प्रोग्रेस क्वेश्चन में, माना कि एक पूर्णांक मन से मान लेता हूं, माना कि एक धनात्मक ही मान रहे, धनात्मक ऋणात्मक नहीं लेना अपने को, धनात्मक पूर्णांक ए है, तथा दूसरा तो कुछ भी हो सकता है। दूसरा क्या मान लग सकता हूं, 6 मान सकता हूं दूसरा, क्योंकि यहां से बी की वैल्यू मेरे को पता सब 1 मिल जाता है। अगर मैं इसकी कंपेयर करता हूं, ए बराबर विभाजन एल्गोरिथम थ्योरम का जनरल रूप बी क्यू प्लस आर। मतलब कंडीशन क्या कहती है कि आर का मान 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन बी से
छोटा रहेगा, मतलब b का मान कितना है 6, क्योंकि इसको इसको अगर मैं कंपेयर करता हूँ, देखो a बराबर, यहाँ सपोज करो a माना कौन सा पूर्णांक है, यहाँ b की वैल्यू कितनी है 6, और यहाँ q प्लस 1, मतलब यहाँ r की वैल्यू क्या हो सकती है, यहाँ b की वैल्यू 6 है, मतलब यहाँ से पता आइडेंटिटी पता चलेगी कि b की वैल्यू कितनी है 6 है। और इनकी मतलब r का मान, संभावित मान क्या है, मतलब r का संभव मान कौन कौन से हो सकते हैं, संभव मान हो सकते हैं जैसे इससे b से छोटा लेना है मुझे, और b कहाँ दिख रहा है, यहाँ कंपेयर करो, यहाँ तीनों में क्वेश्चन में b की वैल्यू कितनी निकलेगी 6, मतलब 6 से तो कम होगा, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। तो सबसे पहले सभी वैल्यूज को करेंगे अपन, जैसे a बराबर मैं पहले लिखता हूँ कि r बराबर कितना रखने पर, r बराबर, ये इक्वेशन है, a बराबर r बराबर 0, ठीक है। अब क्वेश्चंस में पूछा उसने 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, मतलब गुणनखंड गुणा करने पर, तो a बराबर क्या रखा मैंने 0, तो अगर मैं इसकी वैल्यू 0 रखता हूँ, मतलब 6, b की वैल्यू तो मेरे पास है q, q मतलब r की वैल्यू क्या होगी 0 है, q की कुछ भी वैल्यू हो सकती है। यहाँ अगर 6 है तो यहाँ भी 6 होगा, मतलब 6 का 6 से डिवाइडेड हो जाएगा, q की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, मतलब a डिपेंड करेगा किस पे है, अगर a की वैल्यू 6 है यहाँ a का मान, तो यहाँ q की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, जैसे जैसे कम होती जाएगी। अब सेकंड कंडीशन में मैं लिख सकता हूँ कि r बराबर क्या है, r बराबर 1 रखने पर, जब r बराबर 1 हो तो मतलब a बराबर कितना होगा, किस रूप में होगा 6, q मतलब r की वैल्यू चेंज करना, r की वैल्यू 1, अब r की वैल्यू 1 हो गई, मतलब रिमाइंडर क्या होगा यहाँ होगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन ये पूछता है कि ये वाला तो पहला वाला, ये 6q प्लस 1 मतलब 0 में ऐड करने पर चेंज नहीं होगा, 2 से डिवाइडेड करेंगे तो ये क्या होगा संपूर्णांक होगा, जो भी आंसर आएगा संपूर्णांक होगा, मतलब यहाँ अगर a की वैल्यू क्या आएगी 6, और 6 से 6 को काट दूंगा तो एक बार में चला जाएगा, और उसकी 0 रिमाइंडर कितना बचेगा 0, मतलब इसको बोलते हैं हम संपूर्णांक। तो अपने को संपूर्णांक वाले तो लेना ही नहीं, क्वेश्चंस में क्या बोला है विषम पूर्णांक से मतलब है अपने को, तो 6 a बराबर 6q प्लस, अब मैंने रखा r बराबर 1, नेक्स्ट स्टेप में r बराबर क्या रखा r बराबर 2, तो यहाँ हो जाएगा 2। अब यहाँ ये कंडीशन बनेगी कि ये विषम पूर्णांक है संपूर्णांक, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा 3q प्लस 1, अब ये डिविजिबल काइस हो जाएगा 2 से हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा संपूर्णांक। अब ये संपूर्णांक हो जाएगा, थर्ड वाले पे ट्राई करेंगे, a बराबर कितना 6q प्लस रिमाइंडर कितना r बराबर 3, तो r बराबर 3। अब यहां से क्वेश्चन से है कि यहां से अगर कॉमन लेंगे तो 3 कॉमन आएगा, लेकिन यहाँ क्या बचेगा 2q प्लस 1, लेकिन ये 2q प्लस 1 किससे नहीं होगा डिविजिबल 2 से नहीं होगा, तो ये क्या होगी विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक। आप लोग अगर ये भी नहीं लिखोगे सम पूर्णांक तो चल। अब नेक्स्ट स्टेप में अपने को क्या है r बराबर क्या रखा मैंने 4, अब r बराबर 4 मतलब a बराबर क्या बनेगा 6q प्लस 4। अब यहां से भी सेम क्वेश्चन बनेगा, तो यहां से मैं कह सकता हूं कि 2 कॉमन आएगा, 2 कॉमन आएगा तो यहाँ 3q प्लस यहाँ बचेगा 2। अब ये लेकिन ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा संपूर्ण, तो इसको भी नहीं लेना है, मतलब 6q प्लस 4 पर मतलब r की वैल्यू 4 होगी, तब यह क्या होगा 2 से डिविजिबल हो जाएगा, तो ये संपूर्ण। थर्ड है लास्ट 6 एक बराबर 6q, तब यहाँ r बराबर कितना रखा था 4 5, अब r बराबर कितना रखना है मुझे 5 रखना है, तो r बराबर 5। तो यहाँ अगर a की वैल्यू एप्लीट करेंगे तो 6q प्लस 5, अब ये किससे डिविजिबल नहीं हुआ 2 से डिविजिबल नहीं हुआ, तो ये क्या होगा विषम पूर्णांक। अब मुझे ये क्वेश्चन देना कि हम कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं सोल्व करके देख अपने, a कितना है 6q प्लस 1 तथा 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 पर क्या क्वेश्चन में पूछा विषम धना 6q प्लस 5 को विषम पूर्णांक के रूप में देख सकते हैं। थैंक यू। अब हम नई वीडियो डालेंगे, सेकेंड अदर वीडियो, वो 1.2 से रिलेटिव होगी, वो यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस हो जाएंगे अपने
अभाज्य गुणनखंडों से रिलेटिव्स डालेंगे हम। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर।